हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। डांडिया नाइट। आरोही को अब जब पता चल गया था कि रूद ठीक है तो वो कुछ हद तक शांत हो गई थी और इसलिए वो अब स्टडी करने के मूड में आ गई थी। सोनल के साथ बैठकर उसने शाम तक स्टडी की। शाम के समय शुभी कुछ स्नैक्स लेकर उन दोनों के रूम में आए तो सोनल ने शुभी को देखते हुए झट से कहा, हेलो आंटी। शुभी मुस्कुराई और उसने सोनल से प्यार से कहा, हेलो क्यूटी। शुभी ने स्नैक्स उन दोनों के आगे रखते हुए कहा, चलो बहुत हुआ पढ़ाई पढ़ाई, कुछ खा लो, भूख लगी होगी। इस पर सोनल ने कहा, हाँ बहुत। तो आरोही ने कहा, हे कान्हा जी, अभी 2 घंटे पहले ही तो तुमने समोसे फिनिश किए थे। सोनल ने बेड पर ही ठीक से बैठते हुए कहा, तो 2 घंटे पहले किए थे, कितना समय बीत गया। सोनल की बात सुन आरोही ने अपना सिर हिला दिया और फिर धीरे से कहा, ऐसे ना, तेरा वेट कभी कम नहीं होगा। सोनल ने अपना सिर झटका और एक बार फिर खाना शुरू कर दिया। सोनल खाते हुए शुभी से बातें करने लगी। उसे शुभी का नेचर बहुत ही पसंद आया था। इतने सारे सवेंस के होते हुए वो खुद स्नैक्स लेकर आए। ये बात सोनल को शुभी की अच्छी लगी थी। आदित्य से उसने कभी बात तो नहीं की थी पर वो उसे दिखने में खड़ूस और घमंडी लगता था, पर शुभी उसे पैसों का कोई घमंड नहीं था। शुभी कुछ देर बाद वहां से चली गई तो सोनल ने आरोही से कहा, ओए आरोही, बंधन गार्डन में नवरात्र स्पेशल बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है, डंडियां खेलने चले। आरोही, जो कि इस समय भी पढ़ाई में बिजी थी, उसने सोनल को घूरते हुए कहा, परसों हमारा एग्जाम है। सोनल ने पानी पीते हुए कहा, परसों है यार, और मैं आज चलने की बात कर रही हूँ, चलना प्लीज। याद है पिछली बार भी हमने डांडिया महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था। ये सुन आरोही ने कहा, हाँ, और हम हारे भी थे। सोनल ने आरोही की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो हार जीत तो लगी ही रहती है, ऐसे क्या एंजॉय करना ही छोड़ दे। आरोही ने अपनी स्टडी टेबल से उठते हुए कहा, नहीं यार, तुझे नहीं पता, अभी मैं बोलूंगी कि मुझे घर से बाहर जाना है तो मैं तो जाऊंगी ही, पीछे पीछे सूरज अंकल के गार्ड्स भी आएंगे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोनल ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं वो। आरोही ने सोनल की बात सुन अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वो सोनल को समझाने बैठी तो फिर तो हो गई छुट्टी। मगर सोनल भी आज जैसे सच में डांडिया खेलने के मूड में थी और वो जब नहीं मानी तो आरोही उसके साथ अपने मम्मा पापा के रूम में आई तो देखा शुभी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। आरोही ने उसके पास जाते हुए कहा, मम्मा। शुभी ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही उससे कहा, हम। असल में शुभी आज इतने सालों बाद अपने खोले डांस स्टूडियो आर्ट इन मोशन की अपडेट्स को चेक कर रही थी। वो अब पहले से बेहतर थी और अब अपना स्टूडियो खुद संभालना चाहती थी। आदित्य ने शुभी के डांस स्टूडियो को उसके जाने के बाद भी बंद नहीं होने दिया था। आरोही ने शुभी से झिझकते हुए पूछा, मम्मा, वो मैं और सोनल आज डांडिया नाइट्स के लिए जाना चाहते हैं। मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, क्या मैं। शुभी ने आरोही की बात सुन सिर उठाकर एक नज़र आरोही को देखा तो आरोही बोलते बोलते चुप हो गई। अंडस को आरोही रेड एंड ब्लैक कलर की चनिया चोली ड्रेस पहनकर रेडी थी और सोनल उसने व्हाइट और रेड कलर की चनिया चोली पहनी हुई थी। शुभी ने खुद उन दोनों को तैयार किया था, यहाँ तक इतनी जल्दी उन दोनों के लिए चनिया चोली भी अरेंज कर दी थी। सोनल ने अपने बालों का बन बनवाया था और आरोही, उसने तो अपने घने वेवी हेयर्स को यूं ही खुला रखा, पर शुभी ने इस पर भी आगे से बालों पर कुछ हेयर स्टाइल बनाई हुई थी जो कि आरोही को बहुत पसंद आई थी। सोनल ने शुभी के गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत ही स्वीट हो। शुभी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बस बस बेटा, ज्यादा बटरिंग नहीं, जाओ अब जल्दी जाओ। सोनल शुभी की बात सुन अपने दांत दिखाते हुए हंस दी। वही शुभी ने अब एक नज़र मिरर के सामने लिपस्टिक को हटाती हुई आरोही को देखा। वो मुस्कुरा दी। आरोही को इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रही शुभी को इतना तो पता चल ही गया था कि आरोही बिल्कुल आदित्य पर ही गई थी। ज्यादा बात करना उसे पसंद नहीं था। आजकल की लड़कियों की तरह उसके फालतू के शौक भी नहीं थे, पर आज वो जब सच संवर कर उसके सामने थी तो उसे अपनी झलक दिखाई पड़ ही गई अपनी बेटी में। शुभी ने आरोही को रोकते हुए कहा, एंजल, रहने दो ना बेटा, अच्छी लग रही है। आरोही ने अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, बस लिपस्टिक को थोड़ा लाइट कर रही थी, पर अब हो गया। शुभी मुस्कुराई और अब उसने वहां पर रखे काजल को ले सोनल और आरोही को काला टीका लगाते हुए कहा, अब जाओ। वे दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। शुभी भी उन दोनों को बाहर तक छोड़ने आई। उसने ड्राइवर को कुछ समझाया और फिर बस आरोही और सोनल को बाय कहा। असल में आरोही ने पहले ही शुभी से कह दिया था कि वो दुर्गा पंडाल में जाना चाहती है, पर बिना किसी सिक्योरिटी के। वो नहीं चाहती कि कोई भी बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे घूमे। शुभी भी उसकी बात सुन मान गई और उसने आरोही को जाने की इजाजत दे दी।
शुभी को तो वैसे भी इन सब चीजों से बड़ी खुशी मिलती थी, तो सोचा क्यों वो आरोही को जाने से रोके। आरोही और सोनल की कार मित्तल मेंशन से बाहर निकली तो सूरज खुद एक कार में बैठ वहां से आरोही के पीछे पीछे हो लिया। उसे जाते देख शुभी अपना सिर हिलाते हुए अंदर चली गई, क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, सूरज के लिए आदित्य के ऑर्डर्स पत्थर पर बनी लकीर की तरह थे, तो वो कहाँ मानने वाला था। अंडस को इधर शुभित ने ईशू को ना जाने कितने ही कॉल किए, पर उसने एक बार भी शुभित का कॉल पिक नहीं किया। शुभित ने गुस्से में अपना फोन बगल वाली सीट पर फेंकते हुए कहा, चाहती क्या है ये, पहले बगैर बताए चली गई और अब कॉल भी पिक नहीं कर रही। शुभित ने कुछ सोच अब सीधे नैना को कॉल किया। नैना ने कॉल पिक किया तो शुभित ने कहा, हेलो माँ। नैना ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, हाँ बेटा। तो शुभित ने धीरे से कहा, वो माँ आप ईशू से ज़रा बात करवाएंगी, वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही। नैना ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा वो तो अपने आर्ट गैलरी की तरफ से किसी ऑक्शन में गई है, सुबह आपसे बात नहीं हुई क्या। शुभित ने नैना की बात सुन कुछ सोचते हुए कहा, नहीं। नैना चुप रही, पर फिर कुछ सोच उसने कहा, टाइम नहीं मिला होगा, आती ही होगी, उसके आते ही आपकी बात करवा दूंगी। शुभित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी। इतना कहकर शुभित ने अब झट से कॉल कट कर दिया और फिर अपना हाथ की कोहनी को विंडो पर टिका उसी हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ईशू भूल ही गई है उसके बारे में। अंडस को वहीं दूसरी तरफ आरोही और सोनल दांडिया नाइट के लिए दुर्गा पंडाल पहुंच चुकी थी। पंडाल की सजावट देख सोनल खुशी से झूम उठी। रंग बिरंगी लाइट्स जब उन दोनों पर पड़ी तो दोनों और भी खूबसूरत दिखने लगी। आरोही आज अपने इस अवतार में अलग ही कहर ढा रही थी। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि उसके पंडाल में एंटर होते ही सभी लड़के उसे देखने लगे थे, यहाँ तक लड़कियां भी। लाल और काले रंग का चनिया चोली उसके गोरे गोरे तन पर खूब खिल रहा था। पर आरोही ने इन सब पर ध्यान ना देते हुए सोनल से पूछा, यार ये तो बता तेरे पास यहाँ के पासेस कैसे आए और हमारे बाकी के क्लासमेट वो सब कहाँ हैं। आरोही के सवाल को सुन सोनल जो कि अंदर भागे जा रही थी, उसने अब रुक कर उसकी तरफ मुड़ते हुए धीरे से कहा, यार आरोही वो लोग तो नहीं आने वाले। आरोही ने इस पर हैरान होते हुए पूछा, क्यों। तो सोनल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार, पर मैंने झूठ बोला था, कोई नहीं आने वाला। आरोही ने सोनल को देखते हुए पूछा, क्या मतलब। सोनल ने झट से कहा, मैंने झूठ बोला, पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा करने को कहा गया था। मुझे ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। सोनल ने अपनी बेलगाम जुबान को जल्दी से संभालते हुए कहा, अरे यार तू भी ना, कोई नहीं आने वाला। तू ऐसे आती नहीं तो मैंने बस झूठ बोल दिया। अब चल यहीं खड़ी रहेगी, देख कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ये कहते हुए सोनल अब जल्दी से आगे बढ़ गई। वहीं आरोही वो उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों ही अपने अपने लहंगे संभाल जाकर भीड़ में शामिल हो गई। सामने बड़े स्टेज पर खड़ी एंकर माइक पकड़कर अभी कुछ अनाउंस कर रही थी, तो आरोही और सोनल वहां से हट पंडाल में ही लगे फूड स्टॉल के फूड को एंजॉय करने में मस्त हो गई। कुछ भी कहो, सोनल की वजह से ही सही, बट आरोही का मूड बदल गया था। वो खुश हो गई थी। वे दोनों इधर उधर कभी इस फूड स्टॉल पर तो कभी दूसरे पर घूम रही थी कि तभी आरोही के पास आते हुए एक लड़के ने तेज आवाज में कहा, हे आरोही। आरोही ने मुड़कर देखा तो ये उसका और सोनल का कॉलेज फ्रेंड रोनित था। सोनल ने रोनित को देख खुश होते हुए पूछा, तुम यहाँ। रोनित ने सोनल को देखकर हल्का सा शर्माते हुए कहा, हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। आरोही और सोनल ने उसे इस तरह देख मुस्कुराते हुए चिल्लाकर कहा, ओ गर्लफ्रेंड। रोनित हंस दिया और फिर थोड़ी दूर खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड से उसने सोनल और आरोही को मिलवाया। इसी बीच डंडिया से पहले गरबा खेलने की अनाउंसमेंट हुई कि दुर्गा पूजा के बाद पहले ऑडियंस गरबा होगा, उसके बाद स्पेशल परफॉर्मेंस। तो सोनल और आरोही रोनित को छोड़ जल्दी से गरबा खेलने के लिए वहां लोगों द्वारा बनाए उस बड़े से सर्कल में घुस गई। आरोही और सोनल साथ ही खड़ी हुई थी। दुर्गा माँ की आरती के बाद गरबा शुरू हुआ तो लोगों ने म्यूजिक की बीट पकड़कर गरबा करना शुरू किया। आरोही और सोनल ने भी थिरकना शुरू कर दिया। ताल से ताल मिला वे दोनों खुश होते हुए साथ में गरबा खेलने लगी थी। कुछ देर बाद अब गाना बदला गया। सन्नन सन्नन ओ सन्नन सन्नन, सन्नन सन्नन ढोलीदा। आरोही और सोनल घूमते हुए गाने के साथ अपने स्टेप चेंज कर गरबा करने लगी। ढोलीदा ढोलीदा, ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीदा ढोलीदा ढोलीदा, ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीदा। आरोही और सोनल दोनों अपनी मस्ती में थी कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से आकर आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही इस तरह से किसी के छूने पर ठिठक गई और उसने उस हाथ पकड़ने वाले को देखना चाहा, मगर उसने तो आरोही का हाथ पकड़ उसे घुमा दिया। वो शख्स चूड़िया से भरे आरोही के हाथ को थामे आरोही के साथ गरबा खेलने लगा। सन्नन सन्नन जाए रे जिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सन्नन सन्नन जाए रे जिया गरबे की रात में चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ में।
आरोही की नज़र अब उस शख्स पर गई तो वो उस मास्क पहने हुए लड़के को एक पल में पहचान गई और वो धीरे से फुसफुसाई, रुद्रांश। ढोलीदा ढोल वागे 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 रे, ढोलीदा ढोल वागे 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 रे। हैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, हैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीदा ढोलीदा ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीदा 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 ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीदा। ये रुद्र ही तो था। आरोही की आंखों में आंखें डाल वो उसके साथ गाने पर झूम रहा था। वहीं आरोही उसके चेहरे पर अब धीरे धीरे एक मुस्कुराहट आ खिली। वो अब मुस्कुराते हुए रुद्र का साथ देने लगी, उसके साथ अपने स्टेप्स मिलाकर गरबा करने लगी। घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। हाय घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। दोनों एक दूसरे के साथ गाने को सुन मस्त होकर गरबा कर रहे थे, जो कि अब उनसे कुछ दूर खड़े सोनल और सक्षम देख रहे थे और उन दोनों की वीडियो बना रहे थे। रुद्र ने इस पल में एक बार भी आरोही का हाथ नहीं छोड़ा था। आरोही गरबा करते हुए उससे अपना हाथ छुड़वाती भी तो रुद्र फिर से उसका हाथ पकड़ लेता। नैनो की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से, हाय नैनो की डोरी से खींचे क्यों चोरी से। ऐसे मुझे तड़पाए हाय गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया। कह देना आज तू है मेरे साथ में, ढोलीदा ढोल वागे 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 रे। ढोलीदा ढोल वागे 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 रे, हैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। हैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। कुछ देर बाद रुद्र अब आरोही का हाथ थामे उसे उस भीड़ और शोर शराबे से दूर पार्किंग एरिया में ले आया और उसने बड़ी ही बेचैनी के साथ बिना पल गवाए झट से आरोही को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आरोही ने उसके गले लगे हुए धीरे से कहा, रुद्रांश। तो रुद्र ने आरोही को और अपनी बाहों में कसते हुए कहा, शशिश कुछ मत कहो। पर आरोही ने फिर भी धीरे से कहा, पर इस तरह से मेरा दम घुट जाएगा। आरोही की बात सुन रुद्र को होश आया कि वो किस तरह आरोही को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। रुद्र ने आरोही से अपनी पकड़ ढीली कर उससे अलग होते हुए कहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम ठीक हो। आरोही ने अपना सिर हिलाया तो रुद्र आगे बढ़कर एक बार फिर उसके गले लग गया तो आरोही ने अब उससे नाराज होते हुए पूछा, आपने ही सोनल से कहकर मुझे यहाँ बुलाया। रुद्र ने आरोही की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ। उसकी हाँ सुन आरोही रुद्र से अलग हो गई और उसने गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, इसका मतलब आपने अपनी कसम भी तोड़ दी। रुद्र ने आरोही को वापस कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, चाचू ने खुद मुझे अपनी कसम से आज़ादी दी है। आरोही ने उसकी बात सुनकर जल्दी से पूछा, सच। तो रुद्र ने अपना मास्क हटा झुककर आरोही के ललाट से अपने ललाट को जोड़ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। आरोही मुस्कुराई और उसने अब रुद्र के सीने पर अपने दोनों हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी रुद्र ने कहा, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। ये कहते हुए रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही आरोही के होठों को हल्के से चूमा तो आरोही ने उसके गले में अपनी बाहें डाल उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र के होंठ बिना किसी हरकत के आरोही के होठों से जुड़े हुए थे। दोनों कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे के बेहद करीब एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। इस बीच उनके होंठ भी बिना किसी हरकत के आपस में जुड़े हुए थे कि तभी आरोही ने उस तरफ ही किसी के आने के शोर को सुन झट से रुद्र से दूरी बना ली। रुद्र उसकी इस हरकत पर नाखुश हो गया पर वो तो शर्म से लाल हो गई। उसने इधर उधर देखते हुए धीरे से पूछा, अब चले, सोनल हमें ढूंढ रही होगी। पर रुद्र ने तो बात ही बदल दी और उसने आरोही को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, बताया था ना मैंने कि मुझे ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो ये सब क्यों। आरोही ने रुद्र की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, पर मुझे तो पसंद है। हालांकि आरोही को खुद ये सब पसंद नहीं था पर वो रुद्र को चिढ़ाने के लिए बोल गई। पहले भी उसने रुद्र के कहने पर उससे यही कहा था कि उसे मेकअप करना अच्छा लगता है, जिसे सुन रुद्र चुप नहीं बैठा और आज भी यही हुआ। उसने आरोही को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। आरोही रुद्र की बात सुन उसे देखने लगी और उसने धीरे से कहा, थोड़ा सा ही लगाया था, और बस ये लिपस्टिक, क्या मैं सच में अच्छी नहीं लग रही। आरोही की बात सुन रुद्र उसे देखने लगा, कितनी प्यारी है यार और कितनी प्यारी बातें करती है। ये सोच रुद्र खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। असल में वो आज इतनी अच्छी लग रही थी कि वो पहले तो उसे देखते ही रह गया, पर फिर आरोही के पास मंडराते लड़कों को उसने देखा तो वो गुस्से से भर गया। वो बहुत पहले ही यहाँ आ गया था, उसकी परफॉर्मेंस थी यहाँ, इसलिए ही उसने मास्क लगाया हुआ था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, हाल ही उसके रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की वजह से उसकी कुछ फैन फॉलोइंग तो थी, तो वो अब ऐसे ही नहीं घूम सकता था और आजकल वो काफ़ी बिजी भी था। पर उसे आरोही से भी मिलना था तो उसने सोनल को मैसेज कर आरोही को यहाँ लाने को कह दिया। रुद्र ने आरोही को देखते हुए उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में ले एक बार फिर उस पर झुकना चाहा कि आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, कोई आ जाएगा। तो रुद्र ने कहा, कोई नहीं आ रहा, यहाँ वैसे भी रोशनी कम है।
ये कहते हुए रुद्र ने आरोही के होठों को एक बार फिर प्यार से छू लिया और इस बार अपनी आंखें बंद कर उसे सच में किस करने लगा। रुद्र ने एक हाथ से आरोही के चेहरे को अपने हाथ में लिया और दूसरे से उसे अपनी बाहों में भर किस को गहरा करना चाहा था कि तभी अचानक से किसी ने रुद्र को आरोही से अलग कर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। अचानक से हुई इस हरकत से आरोही झेप गई और वो रुद्र को देख चिल्लाई, रुद्रांश। मगर जैसे ही उसकी नज़र एक पल के लिए रुद्र से हट सामने खड़े इंसान पर गई तो वो हैरानी और डर के मिले जुले भाव से फुसफुसाई, पापा। लीगली वेडेड वाइफ। अपने सामने खड़े आदित्य को देख रुद्र शॉक था और उससे भी ज्यादा उसे इस बात का झटका लगा कि आदित्य ने उसे थप्पड़ मारा। रुद्र अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि आदित्य ने आगे बढ़कर उसे उसकी कॉलर से पकड़कर अपने सामने खड़े करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की, उस पर अपनी गंदी नजर डालने की। इतना कहकर आदित्य ने गुस्से में एक और थप्पड़ रुद्र के गाल पर दे मारा तो आरोही इस सब से होश में आई और वो चिल्लाई, पापा। वो उन दोनों के पास जाने को हुई थी मगर किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे खींच लिया। आरोही ने पलट कर देखा तो ये उसका भाई शुभित था। आरोही ने उसे देख लगभग रोते हुए कहा, भाई। अंकल रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। रुद्र की आवाज आरोही के कानों में गूंजी तो वो फिर से अपने पापा और रुद्र को देखने लगी। पर आदित्य वो तो इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रुद्र और आदित्य कदकाठी में लगभग बराबर थे, साथ ही आदित्य उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी फिट था। वो अपना पूरा जोर दिखाते हुए रुद्र को बस गुस्से में मारे जा रहा था। आदित्य ने रुद्र की बात सुने बगैर ही उसे दूर धकेलते हुए कहा, आज जो तुमने हरकत की है जी तो करता है कि तुम्हारी जान ले लूं, पर तुम्हें मैं हमारी दोस्ती की वजह से छोड़ रहा हूं। खबरदार जो मेरी बेटी के आसपास भी भटके, दूर रहो उससे। ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, आगे समझाऊंगा नहीं। ये कहते हुए आदित्य गुस्से में मुड़कर जाने को हुआ तो रुद्र ने भी अब अपना आपा खोते हुए कहा, रुकिए मिस्टर मित्तल। रुद्र ने आगे अपने निचले होंठ से बहते खून को अपनी जीभ से साफ कर आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरी है और उसके पास होने से आप तो क्या कोई भी मुझे नहीं रोक सकते, बीवी है वो मेरी। रुद्र के आखिर के कहे शब्दों को सुन आदित्य अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं आरोही को संभालता हुआ शुभित वो भी रुद्र की बात सुन शौक हो रुद्र को देखने लगा। शुभित ने आरोही को छोड़ गुस्से में आगे आ रुद्र पर अपना हाथ उठाते हुए कहा, क्या बक रहे हो। पर रुद्र ने शुभित के पंच को अपने हाथ से रोक मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साले साहब, मुझे भी लात घुसे मारना आता है, पर चुप हूं तो सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए। ये कहते हुए रुद्र ने एक नजर आरोही को देखा। वहीं आरोही वो रुद्र की आंख के ऊपर यानी उसकी आईब्रो से बहते खून को देख रो पड़ी थी। आदित्य ने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। आदित्य रुद्र को आरोही के करीब देख इस कदर गुस्से से भर गया था कि उसने फिर आव देखा ना ताव और बस अपना सारा गुस्सा रुद्र पर उतार दिया। आदित्य ने गुस्से में उसे देखते हुए पूछा, क्या कहा तुमने। रुद्र ने अब भी आरोही को देखते हुए कहा, सच सच कहा है मैंने आपसे, ये आपसे भी पहले मेरी है। 4 महीने पहले ही हम दोनों शादी कर चुके हैं। रुद्र की बात सुन आदित्य गुस्से में घुराया और उसने रुद्र से कहा, बंद करो अपनी बकवास। इस पर आदित्य के पीछे खड़ी आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं पापा, ये सच है, रुद्राज सच कह रहे हैं। आरोही जल्दी से रुद्र के पास जा खड़ी हुई और उसने उसके बाजू को अपने हाथों से पकड़कर आदित्य से कहा, मैं शादीशुदा हूँ। आप लोगों के मिलने से पहले ही मेरी शादी रुद्रांश से हो चुकी थी। आरोही ने रोते हुए अब आगे आदित्य और उसके पास खड़े शुभित को सारा सच बताया तो उसकी बात सुन दोनों आदित्य और शुभित आरोही को देखने लगे जो कि रुद्र के पास ही खड़ी हुई थी। आदित्य ने आरोही की बात सुन इस बार आरोही पर भड़कते हुए कहा, एंजल यहाँ आओ मेरे पास। इस पर आरोही ने कहा, मगर पापा। आदित्य गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा ना, मेरे पास आओ जल्दी। आरोही ने सिसकते हुए एक नजर रुद्र को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। आरोही धीरे से उसका हाथ छोड़कर जाने लगी थी कि तभी अचानक से रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर उठा आदित्य को एक नजर देखते हुए कहा, आरोही यहाँ से सिर्फ मेरे साथ जाएगी। उसकी बात सुन आदित्य ने आगे बढ़कर एक बार फिर एक जोरदार तमाचा रुद्र के मुंह पर मारते हुए कहा, इतना ही ले जाने वाले थे तो अब तक क्यों नहीं लेकर गए। मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, मैं नहीं मानता इस शादी को। रुद्र जो कि आदित्य के थप्पड़ से एक तरफ को झुक गया था वो सीधे हुआ तो आदित्य ने उसके सामने ही आरोही का हाथ पकड़ लिया और अब उसे अपने साथ खींचकर अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। ये देख रुद्र ने आगे हो उन दोनों को रोकना चाहा पर शुभित वो रुद्र के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ा हो गया और उसने रुद्र को बीच में ही रोकते हुए कहा, आगे बढ़ने की सोचना भी मत। सुना नहीं तुमने डैड ने क्या कहा कि वो इस शादी को नहीं मानते, मेरी बहन से दूर रहो। रुद्र ने शुभित की बात सुन गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी बहन होने से पहले अब वो मेरी वाइफ है। शुभित ने रुद्र की बात सुन गुस्से में उसे देखते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी बहन है। ये कहते हुए शुभित अब मुड़कर वहां से चला गया। प्लीज पापा, एक बार मेरी बात सुने।
पापा प्लीज। इधर आरोही बार बार चीखते हुए आदित्य से बोले जा रही थी, पर आदित्य ने उसकी एक ना सुनते हुए उसे ले जाकर अपनी कार में बैठा दिया। आदित्य खुद भी आरोही के साथ ही बैठ गया और उसने अब आरोही पर चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, एक शब्द नहीं, और ये रोना बंद करो। आरोही आज पहली बार आदित्य को इस तरह गुस्से में देख कांप उठी कि तभी आदित्य ने एक बार फिर गुस्से में कहा, मैं तुम्हें उस आवारा लड़के के साथ कभी नहीं जाने दूंगा, समझी तुम, बेवकूफ लड़की। ये कहते हुए आदित्य ने अब आगे बैठे सूरज से ड्राइव करने को कहा। सूरज को देखते ही आरोही को सब समझ आ गया कि उसके पापा कैसे यहाँ उसके पास आए, और ये सच भी था कि सूरज ने ही रुद्र को मास्क पहने हुए आरोही के करीब जाते देख, आरोही के साथ गरबा करते देख आदित्य को रुद्र के बारे में इन्फॉर्म किया था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि ये एसपी निखिल प्रताप सिंह राणा का बेटा है। एक के बाद एक कार रुद्र की आंखों के सामने से निकल गई और वो बस आरोही को जाते देखता रह गया कि तभी सोनल और सक्षम रुद्र के पास आए। रुद्र की हालत देख सक्षम ने उससे पूछा, अबे ये क्या हुआ, और आरोही आरोही कहाँ है? रुद्र चुप था, उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थीं, हाथों की कसकर मुट्ठी भींची हुई थी और वो बस एंट्रेंस की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे इस तरह से देख सक्षम को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कुछ हुआ है। अचानक अब रुद्र सब छोड़ वहां से जाने को हुआ तो सक्षम ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर में ही तेरी परफॉर्मेंस है, ऐसे सब छोड़कर जाएगा तो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पंडाल में होने वाली परफॉर्मेंस भी रियलिटी शो का हिस्सा थी, जिसमें रियलिटी शो के टॉप 7 कंटेस्टेंट परफॉर्म करने वाले थे, जिसमें रुद्र भी था। इसी परफॉर्मेंस से आगे के टॉप 6 कंटेस्टेंट सिलेक्ट होने वाले थे। सक्षम की बात सुनते ही रुद्र रुक गया। उसने अपना हाथ बढ़ा सक्षम से कहा, मेरा फोन दे। सक्षम ने जल्दी से रुद्र का फोन उसे दे दिया। वहीं पास खड़ी सोनल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर रुद्र ने अपना फोन ले जल्दी से मयंक को कॉल कर दिया। उसे जिस बात का डर था वो सच हो गई थी। अंडस को वहीं दूसरी तरफ आदित्य आरोही को लेकर मित्तल मेंशन आया तो लिविंग एरिया में शुभी सपना आंटी से कुछ बात कर रही थी। उसे देख आरोही आदित्य से अपना हाथ छुड़ा जल्दी से शुभी के पास गई और वो रोते हुए शुभी के गले जा लगी। शुभी आरोही को इस तरह से आदित्य के साथ वापस आते देख खुद हैरान थी और वो कुछ पूछती उससे पहले ही आदित्य ने आरोही को देख शुभी से कहा, समझाओ इसे कुछ, उस बेमतलब की शादी को सच मान बैठी है और अपनी लाइफ बर्बाद करने चली है। आदित्य का गुस्से से तमतमा हुआ चेहरा और उसकी भारी आवाज सुन आरोही ने कसकर शुभी को पकड़ लिया। वही शुभी वो अब तक नासमझी में आदित्य को देखे जा रही थी। शुभी ने आरोही की पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? आदित्य कुछ बोलने को हुआ पर फिर आसपास सर्वेंट को देख उसने गुस्से में सपना आंटी की तरफ देखा तो सपना आंटी ने हाल ही सभी सर्वेंट्स को वहां से जाने को कह दिया और खुद भी वहां से चली गई। सभी सर्वेंट्स के जाते ही शुभित अंदर आया। वहीं आदित्य ने शुभी को देखते हुए गुस्से में कहा, बैग पैक करो, एंजल कल ही हंस जाएगी। आदित्य की बात सुन शुभी हैरान हो गई। वहीं आरोही शुभी से अलग हो चिल्लाई, नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन दोनों की बातें सुन शुभी को भी अब गुस्सा आने लगा था, इसलिए उसने अब गुस्से में आदित्य और आरोही को देखते हुए पूछा, कोई कुछ बताएगा, हुआ क्या है? शुभी की बात सुन आदित्य ने गुस्से में एक नजर आरोही को देखा और वो कुछ कह पाता उससे पहले खुद आरोही ने शुभी से कहा, मम्मा सच में हमारी शादी हुई है? शुभी ने हैरानी से आरोही को देखते हुए पूछा, शादी? आरोही ने रोते हुए ही हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, मैंने आप सबसे सच छुपाया, मेरी रुद्रांश से शादी हो चुकी है, ये देखिए। ये कहते हुए आरोही ने अपना लहंगा थोड़ा ऊपर कर अपने पैरों में पहनी हुई मोजड़ी उतार दी तो शुभी उसके पैरों की उंगलियों में पहने हुए बिछिए देख हैरान हो गई और वो धीरे से फुसफुसाई, एंजल ये। आदित्य ने सब देख गुस्से में अपनी आंखें भींच ली। वहीं शुभी वो तो हैरान थी कि लगभग 1 महीना होने को आया था और इस बीच उसका ध्यान एक बार भी आरोही के पैरों पर तो गया ही नहीं था। वैसे आरोही वो तो डेली अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती थी, पर जब शुभी ने कहा कि वो खुद उसे रेडी करेगी तो उसने हेयर वॉश के बाद आज मांग में सिंदूर नहीं लगाया था, पर फिर भी सच्चाई सामने आ गई। आदित्य ने अपने गुस्से को काबू करते हुए आरोही को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बच्चा मेरी बात सुनो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लायक ही नहीं है वो, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और तुम्हें तो अभी अपना फ्यूचर बनाना है, ये उम्र खुद पर ध्यान देने की है, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। आरोही ने आदित्य का प्यार भरा स्पर्श पा थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, पर पापा रुद्रांश। आदित्य ने आरोही के मुंह से फिर से रुद्र का नाम सुनते ही नाखुश होते हुए कहा, उस लड़के का नाम नहीं लोगी तुम? आरोही आदित्य की तेज आवाज सुन एक बार फिर डर से झेप गई। वहीं अब शुभित ने आरोही के पास आओ से प्यार से समझाते हुए कहा, एंजल डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो रुद्र वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें नहीं पता वो किस तरह का लड़का है, अच्छा नहीं है वो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों, क्या बुराई है मेरे बेटे में?
हॉल में गूंजी उस आवाज को सुन आदित्य, शुभी और शुभित तीनों ने पलटकर सामने डोर की तरफ देखा तो निखिल सोनम, मयंक और ईशू के साथ खड़ा हुआ था। निखिल को देख आज पहली बार आदित्य नाराजगी से उसे देख दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं निखिल वो अपनी फैमिली के साथ अंदर चल कर आया तो आदित्य ने अब गुस्से में पलटकर उसे देखते हुए कहा, इस बार तुम्हारे बेटे ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। इस पर निखिल ने आगे आते हुए कहा, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की लीगली वेडेड वाइफ है और इस सच को तुम झुठला नहीं सकते। आदित्य निखिल की बात सुन गुस्से में चिल्लाया, नहीं, कभी नहीं। मेरी बेटी तुम्हारे उस आवारा बेटे की कभी नहीं हो सकती। आदित्य की बात सुन निखिल भी गुस्से में चिल्लाया, होश संभाल कर बात करो आदि, मेरा बेटा आवारा नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। दोनों को भड़कते देख शुभी ने बीच में आदित्य को पीछे खींचते हुए कहा, आदित्य मेरी बात सुनिए, बैठ जाइए, शांति से बात करते हैं। आदित्य ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं मानता इस शादी को। अच्छे से जानता हूँ उस लड़के की असलियत क्या है। मेरी एंजल कभी उसकी नहीं होगी। आदित्य की बात सुन इस बार मयंक ने कहा, आदि भाई, एंजल रूध की ही है और हम एंजल को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अब तो तुम कहोगे भी तब भी तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर जाऊंगा। आरोही और रूध की शादी किन हालतों में हुई थी ये बात मयंक को अच्छे से पता थी, जो कि अब पूरे राणा फैमिली को पता चल चुकी थी। राणा फैमिली खुद इस समय शौक थी, पर फिलहाल जो भी हुआ था उस बात को संभालना ज्यादा जरूरी था। इसलिए मयंक के कहने पर ही निखिल आदित्य से बात करने यहाँ आया हुआ था, पर यहाँ तो आदित्य के तेवर ही बदले हुए थे। मयंक ने आदित्य से कहा, आदि भाई, एंजल रूध की ही है और हम एंजल को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तो आदित्य मयंक की बात सुन बुरी तरह से बिफर गया और उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, मयंक अब एक और बार मेरी बेटी का नाम उस लड़के से जोड़ने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं या तुम मेरे समधी हो। आदित्य का गुस्से से लाल पड़ता चेहरा और उस पर उभरी हुई नसों को देख शुभी ने झट से आदित्य को पकड़कर आगे बढ़ने से रोक लिया। पर इधर आदित्य का रवैया देख निखिल को अपनी और अपने भाई की बेइज्जती का एहसास हुआ तो उसने आदित्य को देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है आदि। नाम पहले से ही जुड़ा हुआ है, रिश्ता पहले से जुड़ चुका है, जिसे तुम तो क्या कोई भी नहीं जुटला सकता। बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे बेटे का कि उसने तुम्हारी बेटी को उस राक्षस से बचाया। पर नहीं, तुम तो उल्टा मेरे बेटे को ही भला बुरा कह रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मारा जा रहा हूँ तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए? नहीं, जरा भी नहीं। और अब तो तुम कहोगे भी तब भी तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर जाऊंगा। चलो मयंक। मयंक ने निखिल की बात सुनकर कहा, भाई ऐसे कैसे, हमारे रूध की बीवी है, कोई हक नहीं है आदि भाई का एंजल पर। निखिल ने मयंक की बात सुन गुस्से में एक नजर आदित्य को देखा, वहीं आदित्य की गुस्से में एक बार फिर मुट्ठी भींच गई कि तभी निखिल ने मयंक पर नाराज होते हुए कहा, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। ये कहते हुए निखिल अब एक पल के लिए भी ना रुका और सीधे बाहर निकल गया तो सोनम ने शुभी को देखा जो कि खुद परेशान सी उसे ही देख रही थी। मयंक भी अब चुपचाप जाने लगा था कि उसने सोनम के पास खड़ी ईशू को देखते हुए कहा, भाभी, ईशू चलो। ईशू का नाम सुनते ही शुभित ने आगे बढ़कर कहा, पापा, ईशू कहीं नहीं जाएगी। इस पर मयंक ने पलटकर गुस्से में शुभित को देखते हुए कहा, जब सब कुछ गलत हो ही रहा है तो एक गलती मैं भी करूंगा। ईशू इस घर में तब तक वापस नहीं आएगी जब तक हमारी बहू हमारे घर नहीं आ जाती। आदित्य ने मयंक की बात सुनकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, ईशू कहीं नहीं जाएगी, तुम जा सकते हो। शुभी ने आदित्य को गुस्से में फटते देख अब उस पर चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। शुभी की तेज आवाज सुन आदित्य शांत हो उसे देखने लगा। वहीं शुभी उसने ईशू को देखते हुए कहा, ईशू अपने रूम में जाओ। शुभी की बात सुन मयंक ने कहा, भाभी प्लीज आप इस मामले से दूर रहें। इस पर शुभी ने मयंक पर भड़कते हुए कहा, मामला जब मेरे घर का है तो कैसे दूर रह सकती हूँ? और क्यों आप ईशू को इस सब में घसीटना चाहते हैं? उसका क्या दोष? शुभी ने अब ईशू पर सख्ती दिखाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने रूम में जाओ। ईशू शुभी को गुस्से में देख झेप गई और जल्दी से अपना सिर झुकाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे ऊपर जाते देख शुभित ने एक राहत भरी सांस ली। शुभी ने शुभित को ईशू के साथ जाने का इशारा कर दिया। मयंक और सोनम भी चुपचाप वहां से चले गए। वहीं एक तरफ खड़ी हुई आरोही की आंखें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थी कि तभी शुभी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, एंजल तुम भी अपने रूम में जाओ। आरोही ने एक नजर आदित्य को देखा और चुपचाप ऊपर चली गई। इधर सारा ड्रामा खत्म होने के बाद शान अभी घर में एंटर हुआ ही था कि आरोही और अपने मॉम डैड के चेहरे देख थोड़ा हैरान हो गया और उसने शुभी के पास आते हुए पूछा, मॉम क्या हुआ? शुभी ने शान को देख धीमी आवाज में उसे सब कुछ बताया तो शान ये सब सुन खुद शॉक हो गया।
वो भी चाहता था कि रुद्र और उसकी बहन की शादी का सच जल्दी ही सबके सामने आए, पर इस तरह से आएगा ये उसने नहीं सोचा था। शान ने सोफे पर अपने सिर पर उंगली रख आंखें बंद कर बैठे आदित्य को देखा तो उसने अपना थूक अंदर बिटकते हुए शुभी से पूछा, मॉम, एंजल कहाँ है? शुभी ने धीरे से कहा, अपने रूम में है, तुम उसके पास जाओ, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। शान अपना सिर हिलाते हुए चला गया। इधर शुभी ने आदित्य के पास बैठते हुए कहा, आदित्य। कि तभी आदित्य ने अपनी आंखें खोल उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं शुभी, अगर बात उस लड़के के हक में है तो हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। शुभी ने आदित्य की बात सुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बात मैं मेरी बच्ची के हक में करना चाहती हूँ, आप एक बार उसकी तो बात सुन सकते हैं। आदित्य ने गुस्से में शुभी का हाथ दूर झटकते हुए कहा, क्या बात सुनूं? क्या चाहती हो तुम कि सब कुछ उस लड़के के बारे में जानते हुए भी मैं मेरी बेटी उसके हवाले कर दूं? पहले ही क्या कम दुख झेले हैं मेरी बेटी ने जो अब उसका फ्यूचर भी खराब कर दूं? अपनी आंखों से उस लड़के की असलियत देखी है, इन कानों से सब सुना है कि वो कितना बदकिरदार है। आदित्य अब गुस्से से उठकर वहां से चला गया तो शुभी अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी रह गई। अचानक से आए इस भूचाल ने जैसे घर की शांति ही छीन ली थी। वही शान आरोही के पास पहुंचा तो उसे देख आरोही और ज्यादा रोने लगी और जल्दी से बेड से उठ उसके गले लग बोली, भाई रुद्रांश, पापा ने उन्हें बहुत मारा, उन्हें बहुत चोट आई है। वो रोए जा रही थी ये देख शान ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, शशिश, रोते नहीं एंजल, कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है। आरोही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, उन्हें यहाँ पर बहुत चोट आई है। ये कहते हुए आरोही ने उंगली से अपने माथे की तरफ इशारा किया और फिर सिसकते हुए कहा, पापा, पापा मेरी कोई बात नहीं सुन रहे भाई, पता नहीं क्यों वो रुद्रांश पर इतना भड़के हुए हैं, मैं क्या करूं? शान ने आरोही को संभालते हुए कहा, सबसे पहले तो शांत हो जाओ और ये लो पानी पियो। आरोही ने ना में सिर हिलाया पर शान ने उसे बेड पर बैठा पानी का ग्लास उठा उसे पानी पिलाया कि तभी शुभित भी आरोही के रूम में चला आया। उसे आते देख आरोही ने पानी का ग्लास साइड रख गुस्से में उससे अपना मुंह फेर लिया और फिर शान से कहा, भाई, इनसे कह दीजिए जाइए यहाँ से। शुभित ने आरोही के पास आने की कोशिश करते हुए कहा, एंजल मेरी बात सुनो, डैड गलत नहीं है। आरोही ने गुस्से में बेड से उठ शुभित से दूर जाते हुए कहा, मैंने कहा ना, जाए आप यहाँ से। शान ने आरोही को चित्ते देख शुभित से कहा, भाई प्लीज आप जाइए, मैं हूँ यहाँ, अभी एंजल थोड़े गुस्से में है। शान की बात सुन आरोही अब और रोने लगी तो शुभित भी मन मारकर वहां से चला गया। वहीं आरोही वो रोते हुए फर्श पर ही बैठ गई तो शान उसके पास जा बैठा और उसने आरोही से कहा, रोने से रुद्र तुम्हारे पास आने वाला है क्या? आरोही ने रोते हुए ना में सिर हिलाया तो शान ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अच्छा सुनो, मिलना है रुद्र से। शान की बात सुन आरोही रोना छोड़ हैरानी से शान को देखने लगी तो शान ने हाँ में सिर हिलाया। अंडस को सबसे छुपते छुपाते खासकर सूरज से छुपाकर शान आरोही को वापस से उसी पंडाल में ले आया था। सक्षम से पता चला था कि रुद्र अभी परफॉर्म कर रहा है तो वो आरोही को लेकर पार्किंग एरिया में ही खड़ा रहा। उसे पता था कि इस वक्त आरोही के बेचैन दिल को सिर्फ और सिर्फ रुद्र ही शांत कर सकता था। वो उसके लिए परेशान थी और शायद उसे देख शांत हो जाए। कुछ देर बाद रुद्र अपनी परफॉर्मेंस के बाद पंडाल से निकलकर पार्किंग एरिया में आया तो उसका ध्यान आरोही पर गया ही नहीं और ना ही वो अभी सक्षम की कोई बात सुनने के मूड में था। इधर आरोही आते देख खुश हो गई पर जैसे ही वो उससे दूर जाने लगा तो आरोही कार से निकलकर जल्दी से उसकी तरफ भागी। वो नंगे पांव ही दौड़ पड़ी थी जिसके चलते उसके पैर में कंकड़ चुभा तो वो अपना पैर पकड़कर दर्द के मारे हल्का सा चीख उठी। इधर उसकी आवाज सुनते ही रुद्र ने झट से पलट कर देखा तो उसे अपने सामने देख उसे यकीन नहीं हुआ पर आरोही को अपना पैर पकड़े हुए देख वो चिल्लाया, आरोही। वही शान वो भागकर जल्दी से आरोही के पास गया और उसने उसे डांटते हुए कहा, क्या पागलपन है एंजल, स्लीप कहाँ है? आरोही ने अपना पैर छोड़ जल्दी से सामने देखा तो रुद्र खुद उसके पास ही चला आया था। उसे देख आरोही की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो आज अपने पापा का रूप देख कितना डरी हुई थी ये वो ही जानती थी। उसे लगा था कि वो अब उसे कभी नहीं देख पाएगी, पर अपने सामने रुद्र को देख उसकी आंसू से भरी आंखें भी खुशी से चमक उठी और वो आगे बढ़ने को हुई मगर उससे पहले रुद्र ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। भले आरोही ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था पर रुद्र वो अच्छे से जानता था कि उसे कितनी फिक्र थी उसकी और वो उसे ही देखने आई हुई थी। रुद्र ने शान के सामने ही आरोही का सिर चूमते हुए कहा, कल मैं खुद मित्तल मेंशन आऊंगा तुम्हारे पापा करने। आरोही ने उसकी बात सुन रोते हुए कहा, वो नहीं मानेंगे, वो बहुत गुस्से में हैं। रुद्र ने आरोही के सिर को सहलाते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, तुम मेरी हो, ये उन्हें मानना ही होगा। और तुम क्यों फिक्र करती हो, हम दोनों मनाएंगे ना उन्हें।
ये कहते हुए रुद्र ने आरोही के गाल को प्यार से चूमा तो शान अब उन दोनों को अकेले छोड़ मुड़कर अपनी कार के पास चला गया। वहीं सक्षम वो उन दोनों को देख मुस्कुराने लगा। प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है, क्या से क्या सिखा देता है, ये वो खड़ा हुआ देख रहा था। रुद्र के गुस्सैल रूप से सक्षम अच्छी तरह से वाकिफ था, पर आज जिस तरह से वो शांत था वो भी आरोही के लिए बिन कुछ कहे ही सक्षम का मुंह रुद्र ने सच में बंद कर दिया था। अब सक्षम को वाकई रुद्र के प्यार पर कोई शक नहीं रहा था। वही शान, वो तो खुद इस नए रुद्र को देख हैरान था। शुरुआत में उसे भी रुद्र के पिछले दिनों को याद करते हुए उसकी चाहत पर एतबार नहीं था, पर अब वो खुलकर अपने पॉप से बात करने को तैयार था। मैं अछूता नहीं हूँ। रुद्र आरोही के साथ इस समय सक्षम की कार में बैक सीट पर बैठा हुआ था। आरोही का सिर रुद्र के कंधे पर था, वो उसकी बाहों में थी। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़े हुए आरोही के हाथ को सहलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आरोही ने रुद्र की बात सुनकर उससे अलग होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, चोट तो आपको लगी है, वो भी मेरी वजह से। रुद्र ने एक टक आरोही के चेहरे को निहारने के बाद अब उससे नजरें फेर ली। रुद्र इस समय खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आरोही ने उसके गाल को छू उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा, उसकी सिर की चोट को अपनी ठंडी उंगलियों से छू कर पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन एक बार फिर उसे सर्द नजरों से देखा तो आरोही ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। रुद्र अपना सिरना में हिला आरोही से अपनी नजरें हटा एक बार फिर बाहर देखने लगा। आरोही का उसका ये बदला अंदाज कुछ खटका तो उसने अपना हाथ एक बार फिर उसके कंधे पर रखा ही था कि रुद्र का फोन बजने लगा। फोन स्क्रीन पर आरोही की नजर पड़ी तो शान का नाम देख उसने धीरे से कहा, भाई वेट कर रहे हैं, मैं जाती हूँ। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कुछ नहीं कहा बल्कि शान का आता कॉल कट कर दिया। आरोही को अब वाकई समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। वो उससे दूर हो जाने लगी थी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही उसके छूने पर मुड़ी तो रुद्र ने अपना सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, आरोही, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी भारी आवाज सुन आरोही उसे देखने लगी। वो इस समय बेहद गंभीर दिख रहा था। रुद्र ने आरोही के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे इस प्यार शब्द पर कोई भरोसा नहीं था। मेरी डिक्शनरी में भी रणबीर कपूर की तरह प्यार की एक यही डेफिनेशन थी कि प्यार होता होता कई बार है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कितनी लड़कियां आई हैं। ये सब कहते हुए उसका सिर अब भी झुका हुआ था कि तभी रुद्र ने धीरे से अपना सिर उठा अब आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, आरोही, मैं अछूता नहीं हूँ। कॉलेज में एक लड़की थी, उससे काफी क्लोज रिलेशन रहा है मेरा। मैं उसके साथ बहुत आगे तक जा चुका हूँ। जब वो साथ थी तो लगा यही प्यार है, पर जब वो छोड़कर गई तो बहुत हर्ट हुआ। पहली गर्लफ्रेंड थी ना, शायद इसलिए, मगर किसी दूसरी के आने से जल्दी ही संभल गया, पर फिर कभी किसी लड़की के उतने करीब नहीं गया। एक से बढ़कर एक लड़कियों से मिला, मगर सब दिलफरेब थी। ना खुद प्यार करना जानती थी और ना ही मुझे प्यार का मतलब सिखा पाई। मैं रुद्र फिर से सिर झुकाए सब कहे जा रहा था कि अचानक से आरोही ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। रुद्र ने उसके ऐसा करने पर अपना सिर उठा, उसे देखा तो पाया कि आरोही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। रुद्र उसे इस तरह देख चुप हो गया कि तभी आरोही कार का डोर ओपन कर बाहर निकल गई। रुद्र भी कार से निकल गया और उसने आगे बढ़ आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे मत जाओ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आरोही ने अपनी आंखें भींच लीं। वो नहीं चाहती थी कि अब आंसू का एक कतरा भी उसकी आंखों से बहे। खुद को संभाल उसने धीरे से पूछा, अब भी कुछ रह गया है बताने को। रुद्र ने आरोही के करीब आते हुए कहा, बहुत कुछ। आरोही ने उसकी बात सुन पलटकर गुस्से में उसे देखते हुए कहा, पर मुझे अब कुछ नहीं जानना। जो बताना था वो आपने बता दिया है और मैं समझ गई हूँ। तो रुद्र ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, क्या समझ गई हो। उसकी बात सुन आरोही ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यही कि प्यार होता होता कई बार है। आज मुझसे है, कल किसी और से होगा और आगे किसी और से। ये सब कहते हुए आरोही का गला रूंध गया। वहीं रुद्र उसकी बात सुन तड़प उठा और वो आरोही पर चिल्लाया, आरोही। आरोही ने एक झटके में अपना हाथ उससे छुड़ाया और अब जल्दी से अपनी कार की तरफ भाग गई। रुद्र उसे जाते देख खड़ा रह गया। आज उसने आरोही को सब कुछ बता दिया था। क्योंकि आदित्य उसकी सच्चाई पहले से ही जानता है और वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में आरोही को अपने पापा से पता चले, इसलिए उसने खुद ही उसे सब बताया। आदित्य को रुद्र और उसकी कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड किमाया के बारे में सब कुछ पता था। जो कुछ भी 6 साल पहले हुआ था वो कुछ नहीं भूला था और शायद आदित्य भी नहीं भूला। उसके बाद भी रुद्र की लाइफ में आने वाली हर लड़की के बारे में, यहाँ तक आदित्य को उसकी हर अय्याशी की खबर थी। यही कारण था कि रुद्र को यकीन था कि आदित्य उसे कभी नहीं अपनाएगा। ऊपर से उसका करियर भी सेट नहीं था।
इसलिए वो पहले खुद को सेटल करना चाहता था, उसके बाद ही इस शादी का खुलासा करना चाहता था, पर सब उल्टा पड़ गया। इधर आरोही अपने आंसू पोंछते हुए शान के पास आई तो शान ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ एंजल? आरोही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, घर चलिए। शान ने उसे देख अब ज्यादा सवाल जवाब ना करते हुए उसे कार में बैठाया और वो लोग वहां से निकल गए। मेंशन वापस आते ही आरोही अपने रूम में चली आई और उसने अपना डोर बंद कर लिया। उसे इस तरह देख शान ने अब अपने रूम में रुद्र को कॉल किया। रुद्र ने 2 रिंग में ही कॉल पिक कर लिया तो शान ने कहा, हेलो। रुद्र ने उसकी आवाज सुनकर कहा, हाँ। शान ने इस बार थोड़े गुस्से में रुद्र से पूछा, ये एंजल रो क्यों रही है? रुद्र ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैंने उसे किमाया और अपने बारे में बताया है। रुद्र की बात सुन शान ने गुस्से में अपने फोन पर पकड़ कस ली और फिर खुद को शांत करते हुए कहा, क्यों बताया उसे कुछ? वो तेरा पास्ट था, उसे पास्ट में ही रहने देता, कौन उसे बताने वाला था? रुद्र ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, तेरे पापा। क्या वो चुप रहते? शान रुद्र की बात सुन चुप हो गया। आगे कुछ ना कहते हुए उसे कॉल कनेक्ट कर दिया। वहीं शुभित के रूम में ईशु क्लोजेट रूम से निकल कर आए तो शुभित को बेड पर बैठे देख नाखुश हो गई। उसने उसे पहले की तरह ही नजरअंदाज किया तो वो भी उठकर क्लोजेट रूम में चला गया। चेंज कर वापस आया तो देखा ईशु बेड पर अपनी साइड लेटी हुई थी। शुभित ने रूम की लाइट ऑफ कर ईशु के पास लेटते हुए पूछा, कैसा रहा ऑक्शन? शुभित की बात सुन ईशु हैरान थी। उसने पलटकर शुभित को देखते हुए कहा, ये टाइम मेरे ऑक्शन पर बात करने का नहीं बल्कि हमारे घर के बारे में बात करने का है। शुभित ने उसे नाइट बल्ब की रोशनी में देखते हुए पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें? ईशु उठकर बैठ गई और उसने गुस्से में शुभित को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे भाई से दुश्मनी निकालने के चक्कर में एंजल के साथ भी गलत कर रहे हो? ईशु की बात सुन शुभित भी उठकर बैठ गया और उसने उसकी बात से नाखुश होते हुए कहा, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। और एंजल जान बसती है उसमें मेरी, तुम्हारे भाई से जो भी हो मेरा, बट ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरी बहन के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इस पर ईशु ने खींचते हुए पूछा, क्यों, क्या कमी है मेरे भाई में? शुभित को अब ईशु की बात सुन गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में ईशु को देखते हुए कहा, क्या सही है तुम्हारे भाई में, ये पूछो। ईशु ने गुस्से से कहा, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, भाई एंजल से बहुत प्यार करते हैं। शुभित ईशु की बात तंज से मुस्कुराया और उसने कहा, प्यार? प्यार का मतलब भी पता है उसे बस लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना आता है। शुभित ने इतना कहा ही था पर फिर जैसे कुछ खटका उसके दिमाग में और उसने ईशु से पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि रुद्र क्या चाहता है? ईशु उसकी बात सुन इधर उधर देखने लगी और फिर उसने सच ना छुपाते हुए सीधे तौर पर कहा, मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। शुभित उसकी बात सुन खामोश रहा पर अगले ही पल उसने गुस्से में ईशु को उसके कंधों से पकड़ तेज आवाज में पूछा, तुम इस शादी के बारे में जानती थी? ईशु अपना सिर झुकाए हुए ही अपना सिर हिला गई तो शुभित ने गुस्से में उसे देखा और अगले ही पल उसे दूर धकेलते हुए कहा, क्यों करती हो तुम ऐसा? हर बार बातें छुपाती हो, सब जानते हुए भी चुप रही। कब से जानती थी ये सब, बोलो। ईशु उसकी गुस्से से भरी आवाज सुन डर गई और उसने बेडशीट अपनी मुट्ठी में भींचते हुए धीरे से कहा, 1 महीने पहले ही पता चल गया था मुझे। शुभित उसकी बात सुन गुस्से से बेड से उठ खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाया, और ये तुम अब बता रही हो मुझे? ईशु ने अपना सिर झुकाए हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं क्या करती, भाई ने मना किया था बताने को। शुभित ईशु के करीब आया और उसने गुस्से में कहा, गलत तो तुम करती हो मेरे साथ, एक मैं ही पागल हूं जो हर बार चुप रह जाता हूं। ईशु ने अपना सिर उठा उसे देखा तो वो उसे गुस्से में घूरे जा रहा था। इधर रूम में आरोही नीचे बेड से टिककर फ्लोर पर बैठी हुई रो रही थी। शक्ति और रुद्र का किस करना उसे बार बार याद आ रहा था और अब तो उसके कुछ देर पहले कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रुद्र और शक्ति की करीबी देखकर भी उसने रुद्र पर विश्वास कर लिया था और ना जाने किस एहसास के चलते वो उसके साथ आगे बढ़ने लगी थी, उस पर अपना हक समझने लगी थी, उसे अपना मान बैठी थी। पर आज रुद्र ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया। ये सब सोच आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुन उसने एक नज़र बेड पर पड़े अपने फोन को देखा तो रुद्र का कॉल आते देख वो हिकारत भरी नजरों से अपने फोन स्क्रीन पर आते रुद्र के कॉल को देखने लगी थी कि तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। लगातार नॉक की आवाज सुन वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना फोन बंद कर उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसने जाकर डोर ओपन किया तो सामने खड़े आदित्य को देख वो सहम गई, पर आदित्य के पीछे ही उसने शुभी को खड़े पाया तो वो अब और अधिक परेशान हो गई, डर गई। उसे लगा शायद आदित्य को पता चल गया उसके रुद्र से मिलने वाली बात के बारे में। एंजल, डू यू लव हिम? आदित्य शुभी के साथ रूम में आया तो आरोही ने अपना सिर झुका लिया। वो उन दोनों के सामने खड़ी थी। उसे देख आदित्य को पता चल गया था कि वो रो रही थी। अपनी बेटी का हाल देख आदित्य का दिल दुखा और उसने आरोही के पास जा उसे अपने गले से लगाते हुए कहा,
सॉरी बेटा, मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं था। मुझे पता है तुम मजबूर थी, इसी वजह से तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी। आदित्य की बात सुन और उसके अपनेपन से आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हुए आदित्य के गले लगे ही कहा, पापा, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई नहीं था मुझे बचाने के लिए, और वो कपिल, वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उस वक्त ना जाने क्यों लगा कि रुद्रांश ही मुझे बचा सकते हैं। कपिल को अच्छे से जानती थी कि वो कितना घटिया है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही बुरा इंसान है पापा, बचपन से ही उसने मुझे सताया है। पर मामा जी और नानी मुझे बचा लिया करती थी, मगर उनके जाने के बाद वो मुझे बहुत परेशान करने लगा था। वो आदित्य से ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि वो कपिल उसे किस तरह से परेशान करता था। उसकी गंदी नज़र हमेशा से आरोही पर थी। कपिल के पापा शुभी को अपनी बहन मानते थे, इस नाते आरोही उन्हें मामा जी और कपिल की दादी को नानी पुकारती थी, और वो दोनों जब तक थे आरोही को हमेशा कपिल से बचा ही लेते थे। पर उनके जाने के बाद तो कपिल जैसे उस पर हावी होने लगा। वो कई बार उसे किसी न किसी बहाने से छू ही लिया करता था। वो बस उसे पाना चाहता था, इसलिए दुनिया की नज़रों में, खासकर डॉक्टर सिंह की नज़रों में, वो आरोही से शादी कर उसे अपने बंधन में बांध कर रखना चाहता था, ताकि वो उससे जैसा चाहे वैसा सलूक कर सके। डॉक्टर सिंह ये वही थे जिन्होंने शुभी का इतने दिनों तक ट्रीटमेंट किया था। इस वजह से आरोही की वो हमेशा मदद किया करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह ही समझने लगे थे। वहीं आदित्य, वो आरोही की हर एक बात समझ रहा था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने आरोही के सिर को सहलाते हुए कहा, फिक्र मत करो मेरा बच्चा, उस कपिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे डैड है ना तुम्हारे साथ, बेफिक्र होकर जियो। और हाँ, खुद पर ध्यान दो, परसों एग्जाम है ना, उस पर ध्यान दो। आदित्य ने आरोही के सिर को चूमते हुए कहा, सब कुछ भूल, अभी बस अपने बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों बेटों के साथ मेरी बेटी भी कदम से कदम मिलाकर चले और अपनी पहचान खुद बनाए। आदित्य की बात सुन आरोही उससे अलग हो उसे देखने लगी, तो आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी बेटी के लिए कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं कर सकता था, क्योंकि इस सब में झेलना उसकी मासूम सी बच्ची को ही था। वैसे आरोही कोई छुई मुई लड़कियों में से नहीं थी, अच्छी बुरी हर परिस्थिति को झेलने की ताकत थी उसमें, कमजोर नहीं थी, बहादुर थी और बेहद ही मेहनती। जो कुछ भी उसने अकेले सहा था उसका अनुमान आदित्य भी नहीं लगा सकता था। शुभित और शान के पास तो फिर भी वो था, और ये सब ऐशो आराम थे, पर आरोही, उसने ना जाने किन किन परिस्थितियों का सामना कर खुद को, शुभी को संभाला था। वो बहुत हिम्मत वाली थी, ऐसे में वो उसे टूटने नहीं दे सकता था। इधर उन दोनों के पीछे खड़ी शुभी भी उन दोनों को देख इमोशनल हो गई थी। अपनी आंखों से आंसू पोंछ उसने आदित्य से कहा, बस, बाकी बातें बाद में, बहुत रात हो गई है, आप जाकर सो जाइए। आदित्य ने शुभी की बात सुन उसकी तरफ पलटते हुए अपने होठों से बुदबुदाया, थैंक यू। इस पर शुभी अपनी आंखें झपका गई और मुस्कुरा दी। शुभी ने ही आदित्य को समझाया था और उसे आरोही से बात करने को कहा था, पर अब भी वो रुद्र के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो आज भी नहीं भूला था कि कैसे उस रात नशे में डूबा हुआ रुद्र उससे बदतमीजी से पेश आया था, और उसके साथ वो लड़की तो और भी ज्यादा बदतमीज थी। सब कुछ जानकर भी वो अनजान नहीं बन सकता था। कैसे अपनी फूल सी गुड़िया को उस बदतमीज और आवारा लड़के के हाथों सौंप दे। उससे भी बड़ी बात की उसका फ्यूचर तक सिक्योर नहीं था, जो था अपने बाप के नाम पर था। आदित्य जाने लगा, पर शुभी को ना जाते देख उसने रुकते हुए कहा, तुम भी चलो, आराम कर लो। शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हों, आज मैं एंजल के साथ ही सोऊंगी। शुभी की बात सुन आदित्य मुस्कुराकर रूम से बाहर निकल गया। शुभी ने आरोही के पास जा उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब ठीक होगा। आरोही अपनी मम्मा का नर्म एहसास पाकर सुकून से भर गई और थोड़ी देर उनके गले लग सब कुछ भूल गई। शुभी ने आरोही को चेंज करने को कहा, और तब तक वो आरोही का बेड ठीक करने लगी थी कि तभी उसकी नज़र आरोही के फोन पर पड़ी। फोन बंद था, ये देख शुभी ने फोन ऑन किया। अभी कुछ ही देर हुई थी फोन ऑन किए कि उस पर कॉल आने लगा। शुभी ने कॉल आते देखा तो स्क्रीन पर रुद्रांश नाम देख वो फोन पकड़कर ही खड़ी हो गई। इधर आरोही भी चेंज कर वापस आ गई तो शुभी ने उसे फोन देते हुए कहा, ये लो, किसी का कॉल आ रहा है। शुभी की बात सुनो और उसके हाथ में फोन देख आरोही ने थोड़े हैरानी से पूछा, अरे कैसे, मैंने तो फोन स्विच ऑफ किया था। तो शुभी ने कहा, मैंने ऑन किया था। दोनों बातें कर ही रही थी कि एक बार फिर रुद्र का कॉल आने लगा। आरोही ने इस पर एक नज़र शुभी को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने कहा, बात कर लो। शुभी की बात सुन आरोही की आंखें एक बार फिर भर आई और उसने सिर झुकाए ही ना में हिलाकर कॉल कट कर दिया। तो शुभी ने उसे देख अपने गले से लगाते हुए कहा, बस करो मेरी जान, आंखें सूज गई हैं और कितना रोआगी, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा। एक काम करो, सो जाओ, कल बात कर लेना। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और अब जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई। उसे इस तरह देख शुभी को बहुत बुरा लगा। वो भी रूम की लाइट ऑफ कर आरोही के पास ही जा लेटी।
आरोही को कुछ देर तक यूं ही देखते हुए उसने उससे पूछा, एंजल, डू यू लव हिम? आरोही, जो कि इस समय मुंह फेर कर लेटी हुई थी, शुभी की बात सुन उसने अपने पिलो पर पकड़ मजबूत कर ली कि तभी शुभी ने एक बार फिर उससे पूछा, जवाब दो। आरोही ने अपनी आंखें भींच ली। उसके दिमाग में एक एक कर रुद्र के साथ बिताए कुछ लम्हे यूं ही घूमने लगे और आखिर में वो पल भी जब उसने रुद्र और शक्ति को करीब से देखा था। ये ख्याल आते ही आरोही ने झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, डोंट नो। शुभी उसकी बात सुन कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने अचानक ही आरोही से पूछा, रुद्र की कोई फोटो हो तो दिखाओ। आरोही ने पास ही पड़े अपने को उठा अपने फोन में रुद्र की फोटो निकालकर फोन शुभी को दे दिया। शुभी ने बचपन में रुद्र को देखा था। आरोही से फोन ले शुभी ने बड़े ही ध्यान से उसे देखा। गोरा रंग, बिखरे हुए बाल, शायद वो सोकर उठा था तब ये फोटो ली गई थी। देखने में उसके नयन नक्श तीखे थे और काफी हद तक वो सोनम की तरह ही दिख रहा था, बस रंगत निखिल की तरह थी। शुभी ने उसकी फोटो देख मुस्कुराते हुए कहा, काफी हैंडसम है। आरोही ने शुभी की बात सुन गुस्से से अपना मुंह फुला लिया और नफरत से खुद में ही बुदबुदाई, हैंडसम। इस समय आरोही को रुद्र की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसकी ये फोटो उसने चुपके से ली थी। आरोही अब शुभी की तरफ पलट गई और उसने अपना फोन वापस लेते हुए कहा, इतने भी खास नहीं है। शुभी ने अंधेरे में ही आरोही के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। वो हंस दी और उसने आरोही के गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या नाराज हो गई उससे? आरोही ने कहा, नहीं। शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी नहीं बताना मत बताओ, पर हाँ तुम मुझे अपने दिल की बात बेझिझक बता सकती हो, भले कैसी भी बात हो। रुद्र के बारे में भी। मैं आदित्य को नहीं बताऊंगी। आरोही शुभी की बात सुन जल्दी से उसके पास खिसक आई और शुभी के गले लग गई। शुभी ने भी प्यार से उसके सिर को चूम अब अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही आरोही उसे कुछ बोले या ना बोले, वो उसकी माँ है और उसने उसकी आंखों में रुद्र के लिए प्यार देखा था। वो गलत नहीं हो सकती। और रुद्र शायद वो भी आरोही से प्यार करता हो, पर ये वो उससे मिलकर ही जान सकती थी। शुभी ने सोच लिया था कि वो एक बार रुद्र से मिलेगी तब ही इस बारे में आदित्य से बात करेगी। वो अपनी सोच में गुम थी कि आरोही और उसके बीच में पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ। आरोही अब सो चुकी थी, इसलिए फोन शुभी ने उठा लिया तो देखा उस पर रुद्र के मैसेज का नोटिफिकेशन था। ये देख शुभी मुस्कुराई और उसने अब फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। अंडस को सुबह के समय शुभित अपना वर्कआउट कर रूम में वापस आया तो ईशू को देख उसे इग्नोर करते हुए वो क्लोजेट रूम में चला गया। वहीं ईशू उसे शुभी से पता चला कि आज उन सभी को आदित्य के ऑफिस जाना है, क्योंकि आदित्य आज शुभित को मित्तल इंडस्ट्रीज के एमडी रूप में सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है और इसलिए ही वो चाहता है कि घर के सभी लोग वहां मौजूद हो। घर में एक हफ्ते पहले हुए रुद्र और आरोही की शादी के खुलासे की वजह से सभी का मूड ऑफ था, इसलिए आदित्य ने कुछ दिनों के लिए इस बात को टाल दिया था, पर अब वो इस बात को और आगे नहीं खींचना चाहता था। फिलहाल आरोही के एग्जाम भी खत्म हो चुके थे, सभी फ्री थे। ईशू थोड़ी देर बाद क्लोजेट रूम में गई तो शुभित अपने वार्डरोब में शायद कुछ ढूंढ रहा था। ये देख ईशू ने उसके पास खुद ही उसे एक 2 पीस सूट निकाल कर देते हुए कहा, ये पहन लो, अच्छा लगेगा। शुभित ने उसकी बात सुनी मगर उसे इग्नोर करते हुए अपने लिए दूसरा सूट निकाल लिया और अब ईशू को छोड़ रूम में चला गया। ईशू को उसका बर्ताव बुरा लगा, पर एक हफ्ते से उनके बीच यही हाल था। एक हफ्ता क्या शायद महीना होने पर था, पर उन दोनों के बीच जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ईशू रूम में आए तो शुभित को ब्लैक सूट में रेडी होते देख उसने मुंह सिकोड़ लिया और फिर नाराज होते हुए धीरे से बुदबुदाई, उल्लू। शुभित ने उसकी फुसफुसाहट सुनी तो उसने पलटकर उसे देखते हुए नाराजगी से पूछा, क्या कहा? ईशू ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। शुभित ने उसे घूरते हुए कहा, सब सुना मैंने। उसकी बात सुन ईशू ने उससे मुंह फेरते हुए कहा, तो क्या गलत बोला? हमेशा ये काला कोट पहनकर घूमते रहते हो, खुद भी काले और कपड़े भी काले, तो उल्लू ही दिखते हो। उल्लू की तरह ही, बस तुम्हारी ये आंखें चमकती रहती हैं। अपनी इतनी भारी बेइज्जती होते देख उसने गुस्से में ईशू को घूरा तो ईशू उसके चेहरे पर आए गुस्से को देख अब जल्दी से वहां से जाने लगी थी कि तभी शुभित ने एक झटके में उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसने उसे वॉल से सटा अपने और वॉल के बीच घेरते हुए पूछा, आवाज वापस लौट आई है तो क्या कुछ भी बोलोगी? गुस्से से भरी उसकी आवाज ईशू के कान में गूंजी तो वो सिहर गई। पता नहीं वो उससे इतना कैसे बोल गई। उसे अपनी कही हुई बात पर अब अफसोस हो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत कर धीरे से कहा, कुछ भी नहीं बोला, सच कह रही हूँ, ज्यादातर ब्लैक कलर ही पहनते हुए देखा है। शुभित अपने इतने करीब खड़ी ईशू को देखते रह गया। कितनी छोटी लगती थी वो उसके सामने। उसकी हाइट उससे काफी कम थी, पर कुछ भी कहो लगती वो बहुत प्यारी थी। इतनी कि उसके प्यारे से चेहरे देख और उसकी बातें सुन शुभित खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ईशू ने आज ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। बालों को अच्छे से स्लीक बन बनाकर गजरे से सजाया हुआ था। चेहरे पर आज थोड़ा मेकअप भी था जो कि उसके चेहरे का और अधिक ग्लो बढ़ा रहा था। शुभित ने उससे अपनी गहरी आवाज में पूछा, तो क्या चाहती तुम?
ये ब्लैक कलर नहीं पहनूं। उसकी आवाज़ सुन ईशू को डर से अपने शरीर में एक कंपन महसूस हुई। उसने अपनी पलकों को उठा शुभित को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। ईशू ने अपना थूक गटकते हुए कहा, नहीं, जो तुम चाहो पहन लो, मैंने तो ऐसे ही। ये कहते हुए वो चुप हो गई। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी और एक बार फिर अपना सिर झुका लिया, मगर इस बार शुभित उसके सहर में इस तरह बंधा कि उसका सिर झुकाना उसे नागवार गुजरा। उसने अपने एक हाथ की उंगली से ही ईशू के चिन्ह को छूकर उसका चेहरा ऊपर उठाया तो ईशू ने भी पलकों को उठा उसकी आंखों में झांका। शुभित भी उसकी नीली आंखों में खोसा गया था। वो उस पर और अधिक झुकने लगा। शुभित की गर्म सांसों को उसने अपने होठों पर महसूस किया तो ईशू ने उसकी मंशा समझ झट से मगर धीमी आवाज में कहा, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। शुभित ने उससे आती महक में खोए हुए कहा, होने दो, मुझे हक है खराब करने का। इतना कहते हुए शुभित ने अब अपनी आंखें बंद कर ईशू के लाल होठों पर अपने होंठ रख दिए। ईशू उसकी इस हरकत पर कसमसा कर रह गई। वहीं शुभित वो उसे बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। भाई, पॉप्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। शुभित जो इस समय ईशू के ज्यादा ही करीब था वो शान की आवाज सुन झट से ईशू से अलग हो गया। वहीं ईशू वो खुद शान को वहां देख जल्दी से शुभित से अलग होकर क्लोजेट रूम में चली गई। शुभित ने थोड़े गुस्से में शान को देखा जो कि मुंह फेर चुका था। उसने जल्दी से शुभित से कहा, आप कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? पॉप्स आपको नीचे बुला रहे हैं। शुभित ने चिढ़ते हुए कहा, आता हूँ, तुम चलो, हम और नेक्स्ट टाइम से डोर बंद करके प्यार मोहब्बत किया कीजिए। शान उसकी चिड़न महसूस कर चुका था इसलिए उससे कहीं हंसता हुआ वहां से चला गया। वहीं आदित्य के रूम में आदित्य ने थोड़े गुस्से में कहा, तुमने बेमतलब ही राणा फैमिली को इनवाइट किया, वो लोग नहीं आएंगे। शुभी ने हामी भरते हुए कहा, सही कहा, अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वो लोग क्यों ही आएंगे, पर उन्हें इनवाइट करना जरूरी था, भूलिए नहीं वो अब भी हमारे समधी हैं। आदित्य ने शुभी की बात सुनकर कहा, इसलिए ही चुप हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं सैम की बात मान लूँ। शुभी आदित्य की बात सुन उसे गुस्से से देखने लगी और उसने उस पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, अपनी शादीशुदा बेटी की दूसरी शादी करवाएंगे। और खुद सोचिए, क्या सच जानने के बाद समीर भाई हमारी एंजल से अभी की शादी होने देंगे? ये कहते हुए वो आदित्य पर गुस्से में चिल्ला पड़ी थी। शुभी ने आदित्य के सामने खड़े होते हुए पूछा, और ये बताइए कि जिस घर की बेटी को लेने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई तो उसी घर के बेटे को अपनाने में क्या परेशानी है? आदित्य शुभी की बात सुन गुस्से में चिल्लाया, परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। तुम्हें क्या पता, वो लड़का लायक नहीं है मेरी बेटी के, बस ये समझ लो, और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। आदित्य अपनी बात कहकर डोर की तरफ मुड़ा तो डोर पर आरोही को खड़ा देख उसका सख्त चेहरा अचानक ही नरम पड़ गया और उसने आरोही के पास जाते हुए पूछा, रेडी? आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे वो घर में घुलने मिलने लगी थी, सबसे खुलने लगी थी, पर अब वो खामोश होने लगी थी। रुद्र का उसने एक हफ्ते में कॉल पिक नहीं किया और ना ही उससे कोई बात की। वो जब भी रुद्र को समझने लगती वो हर बार ऐसा ही करता था। मन बहुत उदास हो गया था उसका। वो आज भी कहीं नहीं जाना चाहती थी पर ईशू के रिक्वेस्ट करने पर वो मना नहीं कर पाई, इसलिए ही उन सबके साथ जाने को तैयार हो गई थी। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।